चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। अब हम चैप्टर 11 जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है उसमें हम आगे जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो कंपोस्ट है। ठीक है, देखो कंपोस्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको कैसे बनाते हैं, इसके अंदर कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बुक का डायग्राम नहीं बनाना है, जो मैं आपको बोल दूँ वो डायग्राम आपको हमेशा बनाना रहेगा। आई थिंक लास्ट में आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा जो हमने लास्ट में वो ट्रेंच मेथड, पिट मेथड, गोबर खाद बनाने की जो विधि हमने पढ़ी थी, आपको आई थिंक वो अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, भारत में कौन कौन से टाइप की कंपोस्ट है, हम सब उनकी बातें करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोस्ट है। ठीक है, तो देखो कंपोस्ट क्या होता है। तो कंपोस्ट कैसी क्रिया है? एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें वायवीय अवायवीय जीवाणु, जो अपने सिलेबस में एरोबिक और नॉन एरोबिक वाले अपने सिलेबस में आएंगे, ये करते हैं क्या है, ये कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सड़ा देते हैं। समझ में आई की बात? इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट कर देते हैं। भारत में 3 प्रकार की कंपोस्ट काम में ली जाती है। ठीक है, पहली नाडेप विधि, इंदौर विधि है ना, और ये बेंगलोर विधि। तो 3 विधियाँ काम में लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कंपोस्ट में, कंपोस्ट कंपोस्ट पेन ले लेता हूँ, एक बार पेन सेलेक्ट करो। कंपोस्ट इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इन विच एरोबिक एंड नॉन एनाएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रिपेयर फाइन मैन्यूअर। ठीक है, दिस कंप्लीटली डिकम्पोज, ये पूरी तरह डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज टर्म्ड एज कंपोस्ट। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को? आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इंडिया में 2 प्रकार के कंपोस्ट काम में लिए जाते हैं, एक प्रीपेड फॉर्म रेजिड्यू और एक फिर रूरल एंड अर्बन वेस्टेज से। ठीक है, और कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे 3 मेथड काम में लिए जाएंगे, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड और नारडेप मेथड। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो अब हम आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात होगी। देखो ये जो पार्ट है मैंने इंग्लिश मीडियम को पहले स्लाइड में ही बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देख लो। हिंदी मीडियम वाले देखो 2 टाइप की होती है, एक तो फॉर्म अवशिष्ट जिसमें ये जो खरपतवार, फसल अवशिष्ट ये सब आ जाते हैं। दूसरा शहर और कस्बे जो होती है उनके अवशिष्ट की बात करें, कूड़ा करकट वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां मैंने अभी अभी आपको बता दी है। कौन सी? इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नारडेप विधि। ठीक है, हम जनरली कौन से काम में लेते हैं, नारडेप वाली काम में लेते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, पहले मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो जो ये नाडेप कंपोस्ट विधि होती है ना, इसको महाराष्ट्र के कृषक नाडेप काका द्वारा विकसित की गई, इसलिए इसको नाडेप कंपोस्ट भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो नाडेप कंपोस्ट को ध्यान रखना। ध्यान, इसके अंदर हम ABCD 4 चीज़ें काम में लेते हैं। पहला काम लेते हैं अवशिष्ट। ठीक है, दूसरा काम में लेते हैं गोबर, फिर सूखी चरनी मृदा और पानी मौसम के अनुसार डाल दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होती है? 90 से 120 दिन में। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है? 0.5 से 1.5 होती है। ठीक है, इसके अंदर जो फॉस्फोरस होती है वो कितनी है? यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस की बात कर लोगे तो फॉस्फोरस कितनी है? 0.5 से 0.9 के बीच में। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग पोटेशियम की बात करोगे तो पोटेशियम कितना है? 1.2 से 1.4 के बीच होता है। ठीक है, चलो अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, है ना। लिखा हुआ है नाडेप कंपोस्ट में सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई है वो ध्यान रखना, नाडेप कंपोस्ट मेकिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय फार्मर नाडेप काका इन महाराष्ट्र। इन दिस मेथड फॉलोइंग मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड। इसमें 4 प्रकार के मटेरियल काम में लेते हैं। हम वेस्टेज की बात कर ले तो अप्रोक्स 1400 से 1500 kg अप्रोक्स वेस्टेज काम में लेते हैं। डंग ऑफ कैटल 90 to 100 kg। ठीक है, ड्राई जो सॉइल होती है, प्लोराइज सॉइल होती है, जो महीन सॉइल बोलते हैं जिसको, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे दानों वाली होती है, पार्टिकल वाली होती है, वो वाली 70 से 50 kg। ठीक है, वाटर अकॉर्डिंग टू वेदर काम में लेते हैं। ध्यान रखना ये जो कंपोस्ट होती है वो 90 से लेके 120 दिन के बीच में रेडी हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इन दिस मेथड डंग ऑफ कैटल आर यूज्ड इन लेस अमाउंट। इन दिस मेथड डिकम्पोजिशन ऑफ organic compound occur by aerobic process. The time taken to prepare compost is 90 to 120 days. The compost यहाँ लिखा हुआ है prepared by this method contain 0.5 to 1.5 नाइट्रोजन होती है,
0.5 से 0.9 क्या होती है फॉस्फोरस, और 1.2 से 1.4 क्या होती है पोटेशियम काम में ली जाती है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि नार्डिव कंपोस्ट हम बनाते कैसे हैं। चलो यहाँ बात आती है कि नार्डिव कंपोस्ट हम बनाएंगे कैसे। तो देखो सिंपल सी बात है। देखो पहले मैं आपको इससे समझा देता हूँ एक बार, फिर इसके बाद डायग्राम से समझाता हूँ। क्या होता है, ईंट पत्थर का बना होता है, ज़मीन के ऊपर बनाते हैं। टैंक जो होता है टैंक तैयार करते हैं, ठीक है, ज़मीन से बिल्कुल ऊपर तैयार करते हैं। टैंक का आकार कैसा होता है, तो ये आयताकार होता है, ठीक है, जिसके अंदर की लंबाई कितनी है 10 फीट होती है, चौड़ाई कितनी होती है 6 फीट, और ऊंचाई कितनी होती है 3 फीट होती है। सतह तक की दीवार 9 इंच मोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, जिससे टैंक गिर नहीं जाए, समझ में आ गई बात। और जब आप टैंक बनाते हो ना, तो इसके अंदर दीवारों में 7 इंच के बड़े बड़े छेद छोड़ देते, ताकि हवा क्या हो सके आसपास जा सके। क्योंकि एक बात होता है, तुमने सीधा टैंक बना दिया तो हवा पास ही नहीं होगी और टैंक गिर जाएगा। इसलिए आपको कितने इंच का छेद छोड़ना होता है 7 इंच का। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। जब आप एक परत लगाते हो, जब दूसरी परत लगाते हो, तो इन हर एक परत के बीच में क्या करते हो आप लोग 7-7 इंच का छेद छोड़कर जुड़ाई हम लोग करते रहते हैं। समझ में आ गई बात सभी को। और ये छिद्र कैसे होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से समझाता हूँ। नार्डिव कंपोस्ट एक में लिखा हुआ, द टैंक इज कंस्ट्रक्ट अबाउट ग्राउंड बाय ब्रिक्स और स्टोन्स। ग्राउंड के ऊपर ब्रिक और स्टोन से बनाना चाहिए। टैंक इज रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ पे 10 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। 10 फीट, 6 फीट और 3 फीट हाई होनी चाहिए। द थिकनेस ऑफ द वॉल शुड बी 9। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये अब दिख जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखो शुड बी 9 इंचेस अप टू द सरफेस, समझ में आ गई बात। तो 9 इंच सरफेस से ऊपर बनाना चाहिए। और जब आप इनको जोड़ते हो, जो इनकी वॉल्स को जोड़ते हो, तो उनके बीच में कितने का गैप देना है आपको 7 इंचेस का हॉल देना है, इनके बीच में गैप देना है। तो जब भी आप फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जोड़ोगे, तो उसमें कितने का गैप होना चाहिए 7 इंच का गैप होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो देखो अब डायग्राम लेते हैं। डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम से कैसे ये होता है, टैंक कैसे दिखाई देता है। देखो ये रहा वो डायग्राम, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये जो हाइट वगैरह है, इस हाइट वगैरह को हम सुधार सकते हैं। देखो जो इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ ली गई। ये कितनी लिखाई मैंने आपको 10 फीट, जो मैंने आपको लिखा है वो लिखना, क्योंकि ये चेंज कर सकते हो आप। समझ में आ गई बात। और जो इसकी विड्थ होती है, ये वाली विड्थ, ठीक है, ये वाली विड्थ जो होती है वो कितनी लिखवाई मैंने आपको, शायद 6 फीट लिखवाई, देख लेना, ठीक है। और जो आपको मैंने हाइट लिखवाई वो कितनी है 3 फीट के आसपास होगी। तो जो मैंने आपको भी हाइट लिखवाई है, उसी हाइट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो हमने यहाँ पे हाइट क्या लिए, हमने लिया यहाँ पे 6 फीट 3 फीट, 10 फीट 6 फीट और 3 फीट, बिल्कुल। तो ध्यान रखना। तो लंबाई कितनी है 10 फीट, लेंथ कितनी है 10 फीट हो गई, समझ में आ गई बात। फिर बताओ चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है 6 फीट, और ऊंचाई कितनी है 3 फीट। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अब आप एक बात देखो इसके अंदर, ये टैंक कैसा बना हुआ है, देखो आयताकार बना हुआ है। देखो टैंक कैसा बनाया गया, देखो सामने दिख रहा है। जो ये टैंक बनाया गया है वो कैसा बनाया गया, देखो देखो ये टैंक कैसा बनाया गया, देखो आयताकार बनाया गया। समझ में आ गई बात, पूरा आयताकार टैंक बनाया गया, ठीक है। और देखो इनकी जो वॉल्स है, देखो वॉल के बीच में देखो ये क्या छोड़े हुए हैं, पोर्स छोड़े हुए हैं। पोर्स क्या बोल रहा हूँ इनको मैं, पोर्स, छेद छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्यों छोड़े हुए हैं, क्योंकि टैंक बड़ा होता है, जब हवा चलेगी तो टैंक गिर नहीं जाए, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। आगे और भी डायग्राम है अभी, है ना, हम 1-2 डायग्राम और बात कर लेते हैं अभी। देखो जैसे ये डायग्राम है, तो इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखो देखो अब तुम्हें आराम से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे जुताई कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, समझो इसको। देखो देखो ये तो एक आयताकार टैंक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक आयताकार टैंक हो गया। समझ में आएगी बात। इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है, लंबाई कितनी रखोगे आप इसके अंदर 10 फीट। चौड़ाई कितनी रखोगे इसकी आप 6 फीट। और इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे बताओ मुझे 3 फीट। समझ में आ गई बात। और देखो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, अल्टरनेट में एकांतर क्रम में क्या छोड़े गए, देखो छेद छोड़े गए। देखो देखो सारे एकांतर क्रम में। देखो ये अगर पहली जुताई हो गई, फिर जब दूसरी जुताई जब जोड़ते, दूसरा प्लास्टर करते हो, तो देखो दूसरे में फिर वापस तीसरी जुताई कर लेते हो, तो लेयर है। देखो पहली लेयर एक होल छोड़ा, दूसरी लेयर फिर इधर छोड़ा, फिर तीसरी लेयर फिर इधर छोड़ा। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो एक बार मैं इन सभी को हटा देता हूँ, एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो।
ठीक है। तो देखो ये रहा मेरा डायग्राम है, समझ में आएगा। आयताकार लंबाई होती है, आराम से समझ गए हो। इसके इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ में आ गई। एग्जाम में पूछी जाती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। और एक बात बताओ, इसके अंदर पूछेगा ये छेद कितने इंच के होते हैं, तो आप सभी को मैंने बता दिया कि इतने 7 इंच के छेद छोड़ दिए जाते हैं अल्टरनेट मैनर में, एकांतर क्रम में। क्यों होता है ऐसा? ताकि जब हवा चले तो ये दीवार गिर नहीं जाए, क्योंकि हवा के पास होने के कारण ऐसा हम लोग करते हैं। समझ में आ गई सभी को यहाँ तक बात? आई थिंक आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक डायग्राम और है, ठीक है, एक डायग्राम और था, बिल्कुल ये रहा। देखो देखो ये बिल्कुल गांव में जैसे बनता है ना, बिल्कुल वैसा है। वो तो कैसा था, शहर के सिस्टमेटिक लोगों ने बनाया था। ये बिल्कुल गांव में जैसा बनता है। एक चीज़ आप देख रहे हो, इसके अंदर देखो जो हॉल्स है ना, देखो अब ये तो इसने तो कैसे भी लगा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप ये जब जुताई करते हो ना, देखो ये जुताई कर रहे हो जब आप, है ना, तो देखो एक हॉल यहाँ है, तो ये अल्टरनेट, दूसरा हॉल यहाँ है, फिर तीसरा हॉल यहाँ। देखो ऐसे अल्टरनेट मैनर में होने चाहिए हॉल, ठीक है। कितने इंच के होने चाहिए? 9 इंच के। समझ में आ गई बात? एक बार मैं आपको सारे डायग्राम दिखा देता हूँ शॉर्ट में करके, फिर आप सारों को एक बार ही नोट कर लेना, ठीक है। अब आपका मर्जी हो, जो इसमें से जो आपको अच्छा डायग्राम लगे ना, आई थिंक सबसे अच्छा तो मेरे को ये वाला लग रहा है, तो आप यही डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब इसकी भराई कैसे करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को नोट कर लो, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो, दिख जाएगा आराम से, है ना। वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अच्छे से उतार लेना। समझ में आ गई बात? और अच्छे से डायग्राम को इंडिकेट करना, क्योंकि देखो इस बार जब मैंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई थी, तो कई बच्चे 95 प्लस गए, मतलब 8-9 बच्चे प्लस 95 नंबर गए। एक बच्चे के हाईएस्ट 90, 2 बच्चों के 98 या 97 के आसपास है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको डायग्राम से पढ़ाया था, और टीचर ने क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया कि डायग्राम के ही नंबर दिए। और ध्यान रखना, पूरे अगर जयपुर में चले जाओगे ना, तो सबसे अच्छा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नंबर अपने ही है क्योंकि हमने डायग्राम से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, समझाया। क्योंकि मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं कि मैं डायग्राम तुम्हें बना के समझा दूँ, है ना। तो आप इस चीज़ को रेगुलर इसी तरह से आप याद कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस टैंक को भरेंगे कैसे? देखो भरने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार आपको पहले डेफिनेशन की तरफ ले जाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुमने वो टैंक बनाया है ना, उसको क्या करते हैं, हम लीप देते हैं चारों तरफ से गोबर से, ठीक है। मिश्रण, गोबर मिट्टी के मिश्रण से लीप देते हैं। टैंक कैसे भरते हैं? देखो टैंक की भराई 48 आवर्स में पूरी कर लेनी चाहिए। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले आप टैंक जब आपको बनाया आपने, जब ये टैंक बनाया आपने, तो पहली परत में क्या डालते हो आप? यहाँ पे प्रथम परत में वानस्पतिक पदार्थ डालते हो, अवशेष भर देते हो 100 kg। फिर क्या करते हो, इसके ऊपर कौन सी परत डालते हो? दूसरी परत, इसमें क्या डालते हो? गोबर या डंक या स्लरी डाल देते हो। फिर जब आप तीसरी, और ध्यान रखना इसके अंदर गोबर और मिट्टी का क्या करते हैं, घोल भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके ऊपर तीसरी परत जब तुम डालते हो, तो इसमें क्या डालते हो? सूखी छनी मिट्टी डाल देते हैं। समझ में आ गई बात? और ऊपर से इसको गीला करके गोबर से क्या करते हैं, बिल्कुल पोत देते हैं। मैं भी ये सिखा दूंगा अभी आपको, है ना। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना कैसे इसको भरा गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आराम से। इस प्रकार, इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा हो। इस प्रकार के 3 क्रमों में टैंक परत बनाते रहें जब तक टैंक ढेर की दीवार में 1.5 फीट तक ऊपर नहीं। अब ध्यान क्या बात कर रहा है, मान लो ये टैंक इतना था, तो आपको क्या करने से थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाना है, ठीक है। एक ढेला बना देना है, एक डम शेप, याद है कल डम शेप पढ़ा था, डम शेप बना देना है आपको, ठीक है। साधारणतः 11 से 12 तवों में टैंक भर जाता है। टैंक के ऊपरी सतह को झोपड़ी नुमा, याद आ गया, कल पढ़ा था ना इसके बारे में, तो झोपड़ी नुमा बना देते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो आराम से। फिर मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ आऊँगा, ठीक है। अब देखो कुछ दिन बाद क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, तुमने अंदर घास फूस भरे, तुमने गोबर भरे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो बैठ जाएगा नीचे की तरह, है ना। मतलब वो स्लरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, दबाते हैं। कूड़ा करकट क्या होता है, दब नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम और दबाते हैं। तो टैंक क्या होता है, ऊपर से 8 से 9 इंच क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्या हो जाता है, 8 से 9 इंच खाली हो जाता है। अब खाली होगा तो उसके वापस क्या करता है, वापस भरकर वापस क्या करते हैं, लीप देते हैं। 3 से 4 माह का टाइम लगता है। समझ में आ गई बात? तो 120 दिन का टाइम लेता है, 90 से 120 दिन का टाइम लगता है। और 15 से 20% नमी बनाए रखते हैं। हमेशा पानी और गोबर का लेप करते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो इंग्लिश मीडियम वालों को एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं डायग्राम की तरफ बढ़ूंगा। मेथड ऑफ फिलिंग टैंक में लिखा हुआ बेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर फिलिंग द टैंक स्प्रीज ऑफ डंग स्लरी ऑन द इनर वॉल्स ऑफ टैंक एंड फ्लोर ऑफ टैंक शुड बी डन। द फिलिंग ऑफ टैंक शुड बी completed within 48 hours, otherwise hindrance come in the process of making
कंपोस्ट। 48 आवर में अगर नहीं बनाते हो तो देखो क्या होता है, जो तुम गोबर यूज़ लेते हो बिल्कुल पक जाता है, बिल्कुल हिंड्रेंस जैसा हो जाता है, तो अच्छा नहीं बनता। तो 3 लेयर काम में लेते हैं। पहली लेयर में क्या होता है, वेजिटेबल सब्सटेंस काम लेते हैं। सेकंड लेयर में स्लरी ऑफ डंग काम में लेते हैं। और थर्ड लेयर में क्लीन ड्राइड प्लराइज्ड सॉइल काम में लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो ये लिख लेना आप लोग, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं थर्ड लेयर बोल देता हूँ, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो this layer 50-60 kg 4 to 5 pulverized soil are uniformly spread over the dung is layer and water is sprinkled over it in it to weight it, यहाँ लिखा हुआ weight it, ठीक है। मैं वापस लाइनर ले लेता हूँ। द 3 लेयर कॉम्बिनेशन इज एक्सपेक्टेड टिल द टैंक इज फिल्ड अप टू 1.5 अबाउ द ब्रिक लेवल, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर भरते हो तो आपको इस टैंक के ऊपर और लेयर भरनी है, डम शेप बना लेनी है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक बार पढ़ लो इसको, मैंने समझा दिया, एक बार अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो, ठीक है। देखो सेकंड कैसे फिल करेंगे, तो सेकंड लेयर को फिल कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा सेकंड फिलिंग। अब देखो 15 से 20 दिन बाद क्या होता है, जो तुमने ये टैंक बनाया है ना, इसके अंदर मिट्टी सॉइल होती है, इसके अंदर फॉर्म रेजिड्यू होते हैं, स्लरी होती है, वो क्या होती है, नीचे दब जाती है, ठीक है। तो इसकी हाइट कम होगी, 9 इंचेस समथिंग, 9 to 5 इंचेस कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसको वापस फिल करते हैं और फिल करके ऊपर तक पूरा भर देते हैं। ये सेकेंड फिलिंग होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। तो देखो सेकंड फिलिंग की बात कर रहे थे, तो मैं दोहरा देता हूँ जिन बच्चों को ये नहीं दिखाई दिया सेकंड फिलिंग वाला। आफ्टर 50-20 डेज व्हेन द सब्सटेंस सिंक डाउन एंड टैंक बिकम एम्प्टी अबाउट 8 to 9 inches, a second filling is made in a way similar to that adopted in the beginning and plastered with dung and slurry, ठीक है। कुछ दिन बाद वापस से क्या करेंगे, वापस से भर के फिर से क्या कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे। द टाइम टेकन टू प्रिपेयर कंपोस्ट इन 3 to 4 month, द मॉइस्चर लेवल ऑफ आगे बात करते हैं। यहाँ मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ यहाँ। द मॉइस्चर लेवल ऑफ कंपोस्ट इज मेंटेन एट 50-20% बाई स्प्रिंकलिंग with water and dung slurry so that essential nutrient present in soil can be conserved. Normally from one tank about 160 to 175 cube feet compost weighing about 3 ton are obtained, ठीक है। तो कुल मिला के बात कर रहा है, इससे हम कम से कम 3 टन के आसपास को हम यूज़ मिल जाता है अपने को, ठीक है। अब देखो इसका मेथड क्या है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते, तो सिंपल है, ठीक है। क्रॉप्स में हिंदी मीडियम वाले सुन लेना बेटा ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले सब सुन लेना। इसको नॉर्मली क्रॉप्स में कितना 10 से 15 टन और वेजिटेबल में 10 से 25 टन के आसपास, ठीक है। चलो हम आगे बात कर रहे थे, तो चलो मैं आपको एक बार लेयर बताता हूँ। देखो ये वो लेयर, ठीक है। अब समझना सभी लोग ध्यान से, हम लेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम छोटा कर लेता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है, मिल गया। देखो समझो पहले क्या है, नीचे फर्स्ट लेयर बिछा। ये फर्स्ट लेयर किसकी होती है, तो ध्यान रखो जितने भी रेजिडुअल्स होते हैं उन लेयर्स की बात कर रहा है। इसमें सारे रेजिडुअल्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ जिनके आप बोलते हैं, पत्ती होते हैं, फॉर्म रेजिडुअल्स होते हैं, फॉर्म अवशेष होते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या करते हैं हम, इसके सेकंड लेयर में क्या करते हैं, इसके सेकंड लेयर में हम डंग भरते हैं। डंग का मतलब क्या है, डंग की स्लरी भरते हैं, मतलब डंग मिट्टी और गोबर के घोल को मिला के उसके अंदर डाल देते हैं। समझ में आ गई बात? फिर हम क्या करते हैं, थर्ड लेयर में हम सॉइल डालते हैं। याद है पर्लाइज्ड सॉइल की बोला था, पर्लवाइज्ड सॉइल की बात की थी, छनित सॉइल करती हम भर लेते हैं। अब देखो कुछ दिन बाद क्या होगा, 15 से 20 दिन बाद क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। तुमने यहाँ तक भर दिया था, है ना, है ना। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। बैठेगा तो हम क्या करेंगे, वापस इसके अंदर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर वापस से भर देंगे। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये फिर बैठ जाएगा, फिर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर। ये कब तक करेंगे, जब तक तुम्हारे टैंक से ये 1.5 इंच ऊपर तक नहीं एंड रेगुलर नहीं भरा रहे, जब तक हम क्या करते हैं, ये झोपड़ी नुमा आकृति बनाते हैं। कौन सी आकृति, झोपड़ी नुमा। समझ में आ रही सबको बात? तो ये रेगुलर हम काम कब तक करते हैं, हम ये जब तक करते हैं जब तक ऊपर से झोपड़ी नुमा नहीं बन जाए और इसका मेंटेन रहे, अब नहीं दबना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इसको क्या कर देते हैं, हम पोत देते हैं। किससे पोतोगे, किससे प्लास्टर कर दोगे, स्लरी से। स्लरी का मतलब जो गोबर और मिट्टी होती है उसके पानी डाल के उसको मिक्सिंग करके क्या करते हैं, चारों तरफ हम इसको लीप देते हैं। समझ में आ गई बात? और 120 दिन बाद जब तुम इसको खोलते हो, जब तुम इसको 120 दिन बाद बाहर निकालोगे तो तुम्हें एक कंपोस्ट खाद तैयार मिलेगी। ध्यान रखना ये बहुत ही न्यूट्रेंट्स होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो याद रखना इसके बारे में, ध्यान रखना। ये कंपोस्ट खाद 120 डेज में तैयार हो जाती है, 90 से 120 डेज, इतने दिन में ये तैयार हो जाती है। समझ में आ गई सबको बेटा यहाँ तक बात, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है।
और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई दी थी कि क्रॉप्स में कितना काम में लेते हैं और वेजिटेबल्स में कितना काम लेते हैं। ध्यान रखना, सभी हिंदी मीडियम वाले सुन लो, क्रॉप्स में, फसलों में ये 10 से 15 टन काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ, आप इस डायग्राम को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम था और डायग्राम आई थिंक शुरू में आ गया होगा, तो इस डायग्राम को आप शुरू से ही नोट करते हुए चलना। चलो, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। बहुत जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, और जितने भी एक सूचना उन बच्चों के लिए जो जेट और ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगा केमिस्ट्री की, स्पेशल केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को देख के परेशान हो गया हूँ, उनको केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं मिल रही है, जेट ICR के यूट्यूब पे भी नहीं है यार, मतलब पूरी क्लासेस नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस लेके आऊँगा, कोई चार्ज नहीं, टेंशन ना लो, है ना। और ध्यान रखना सभी बच्चे, जो जो मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। लिंक दो टाइप का होगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, दो व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक होगा। एक ऐसा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा जो केवल 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का होगा, और दूसरा एक ऐसा लिंक होगा जो जेट ICR BHU का लिंक होगा। तो वहाँ पे लिखा होगा जेट ICR BHU के लिंक में जुड़ना है तो उसमें जाके जुड़ जाना, और अगर तुम्हें 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिंक में जुड़ना तुम इसमें आके जुड़ जाना। आई थिंक तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।